अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुसीबुल्लाह ख़ान है और आज के दिन हम माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से स्टडी करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उसमें सबसे पहला है कि डिफ़ाइन माइक्रोबायोलॉजी, कि माइक्रोबायोलॉजी है क्या, उसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग प्रैक्टिसेस, कि नर्सिंग प्रैक्टिसेस में माइक्रोबायोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या रोल है, इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। लिस्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कि जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं उनकी क्या खिदमत रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी की फ़ील्ड में, हम उसके हवाले से बात करें। जिसमें A.V. ल्यूवेनहोक है, F. रेडी, जिसको हम फ्रांसिस्को रेडी भी कहते हैं, और लुइस पास्चर है इसमें, और R. कोच है इसमें। ठीक है, इसके अलावा हम फर्दर और भी 2-3 साइंटिस्ट हैं, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन यूक्रियोट्स एंड प्रोक्रियोट्स सेल, प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे कि प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स में क्या डिफरेंस है। लिस्ट सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरस, वायरस के हवाले से हम थोड़ी सी जो है डिस्कशन करेंगे इस पीपीटी में। इसके अलावा लिस्ट बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसके हवाले से बात करेंगे कि उनकी उनकी जो है ना कौन कौन सी ग़िज़ा है, कहाँ से वो अपनी जो है ना एनर्जी को हासिल करते हैं और ख़ुद की ग्रोथ करवाते हैं। क्लासीफाई बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड मॉर्फोलॉजी, और फिर हम बैक्टीरिया को भी जो है उनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की वजह से और उनके मॉर्फोलॉजी मतलब उनके जो स्ट्रक्चर है उनकी वजह से उनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले है माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन। माइक्रोबायोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द बायोलॉजी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और लाइफ टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक आई। माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली ये एक ब्रांच है साइंस की, कि जिसमें हम उन ऑर्गेनिज्म के हवाले से स्टडी करते हैं जिनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, जिनको स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो उस स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी कवर सेवरल डिसिप्लिन्स, अब माइक्रोबायोलॉजी में काफ़ी जो है डिसिप्लिन्स, काफ़ी बातें आ जाती है जिसको उन्होंने कवर किया हुआ है, काफ़ी फील्ड्स है इसमें। सबसे पहले है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ वायरस, वायरस के हवाले से जब हम स्टडी करेंगे उसको हम वायरोलॉजी कहेंगे। बैक्टीरियोलॉजी, लफ्ज़ से पता चल रहा है कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के हवाले से जब हम स्टडी करते हैं उसको हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई, जब आप फंजाई की स्टडी करते हो तो उस स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। जब आप पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। और इम्यूनोलॉजी, जब आप किसी भी ह्यूमन इम्यून सिस्टम के हवाले से जब आप स्टडी करते हैं, इम्यून सिस्टम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये हमारे बॉडी का वो सिस्टम है जो हमारे बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है, तो उसकी स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग प्रैक्टिसेस, अब नर्सिंग प्रैक्टिसेस में माइक्रोबायोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है हम उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले लिखा है कि इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग की ज़िंदगी में, इंसानों की ज़िंदगी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, ये हमें कौन बताता है? माइक्रोबायोलॉजी। Microorganisms are harmful as they produce many diseases and they are useful because they are providing defense to human beings. अब माइक्रोबायोलॉजी हमें बताती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक हार्मफुल और एक नॉन हार्मफुल। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ काज करते हैं उनको हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और वो जो हमारी हेल्प करते हैं, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं या कुछ बनाने में हमारे हेल्प आउट करते हैं, तो वो हमारे पास कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे? नॉन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। It helps to gain the knowledge of handling the patient from communicable disease. Communicable disease हमारे पास वो डिजीज़ है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को लगते हैं, ठीक है, उनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा है कि माइक्रोबायोलॉजी हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है ताकि हम पेशेंट को कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचा सकें, वो उन डिजीज़ से जो एक से दूसरे में फैलते हैं, या कि जिन पेशेंट को कम्युनिकेबल डिजीज़ हो चुका है उन पेशेंट से दूसरे पेशेंट्स को बचाना। इट हेल्प्स टू गेन द नॉलेज ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम द डिजीज़ बाय स्टेरिलाइजेशन, और माइक्रोबायोलॉजी जो है ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है ताकि हम डिजीज़ से ख़ुद को बचा सकें
थ्रू स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके थ्रू हम बैक्टीरियाज को किल करते हैं 100%। The microorganisms are useful for the cultivation of soil and also help to manufacture many products like medicine, alcohol, cheese, butter, etc. जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कहा कि दो तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें जो बात की गई है वो यूज़फुल और नॉन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की है कि वो क्या करते हैं। एक तो हमारे ज़मीन को, हमारी मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाती है, दूसरा क्या काम करती है कि ये मेडिसिन बनाने में भी हेल्प आउट करती है, शराब बनाने में भी, चीज़ और बटर बनाने में भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प आउट करते हैं हमारी। The study of microbiology help us in diagnosis to detect causative organism and suitable antimicrobial drugs for the organism। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी जो है ये बेसिकली हमें हमारी हेल्प करती है कि हम उन ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट कर सके, उनको हम पहचान सके जो डिजीज़ काज करते हैं और उनके ख़िलाफ़ एक स्पेसिफिक मेडिसिन बना सके जो उनको ख़त्म कर सके। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का मतलब है कि वो मेडिसिन जो कि माइक्रोब्स को ख़त्म करे, ठीक है। It also tell us about the process of sterilization such as autoclaving and disinfection। मैंने आपको कहा कि ये क्या माइक्रोबायोलॉजी हमें क्या बताती है, हमें एक ऐसे प्रोसेस के बारे में बताती है कि जिसके थ्रू हम इन्फेक्शन से ख़ुद को बचा सके। तो वो कौन कौन से है स्टेरिलाइजेशन में? दो है, ऑटोक्लेविंग है और डिसइंफेक्शन है। डिसइंफेक्शन जो है हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जो कि बेजान चीज़ें जैसे कि डेस्क हो गया, चेयर्स है, फ्लोर है, इनमें से जब आप बैक्टीरियाज को किल करते हैं तो उसको हम डिसइंफेक्शन कहते हैं। और ऑटोक्लेविंग ये हम हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर ओटी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको स्टेरिलाइज करने के लिए जो हम प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं उसको हम ऑटोक्लेविंग कहते हैं। The study of microbiology is also help for a nurse as it teaches different types of disease and how to prevent and control disease। माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली हमारे नर्सिस को ये सबक देती है या उनको ये टीच देती है कि उनको मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ के हवाले से आगाही फराहम करते हैं और किस तरह इन डिज़ीज़ से बचा जा सकता है, इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब कौन बताता है हमें? माइक्रोबायोलॉजी। कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब हम उन साइंटिस्ट के हवाले से बात करेंगे जिन्होंने काफ़ी खिदमत अंजाम दी है माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में। एंटोनी वेन लीवनहोक सबसे पहले जो साइंटिस्ट के हवाले हम बात करेंगे, इनकी पैदाइश जो है 1632 को हुई थी और 1723 की इनकी जो है डेथ हो गई थी। इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि इन्होंने क्या किया था, मेड सिंपल माइक्रोस्कोप एंड बिगिन ऑब्जर्विंग विद देम। ही ऑब्जर्व एनिमलक्यूल और स्मॉल moving microscopic bodies in river water, saliva, feces and more. He made more than 250 microscope having a magnifying power of 200 to 300 times। एंटोनी वेन लिवनहोक, जिसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, इन्होंने क्या किया था, एक माइक्रोस्कोप बनाया था जिसके ज़रिए इन्होंने पानी में स्लाइवा थूक, जिसको हम कहते हैं फीसिस स्टूल, इनमें जो है इन्होंने कुछ छोटे छोटे जो है बॉडीज़ देखे थे जिनमें जो कि मूव कर रहे थे यहाँ से वहाँ। तो इन्होंने इनको नाम दिया एनिमलक्यूल का, ठीक है। और इन्होंने जो है 250 माइक्रोस्कोप बनाए थे जिनकी जूमिंग पावर जो है वो 200 टाइम टू 300 टाइम थी, ठीक है। इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं क्योंकि इन्होंने पहले सबसे पहले क्या किया था, एक ऐसी चीज़ को ऑब्जर्व किया था जो कि पानी में, स्लाइवा में, फीसिस में यहाँ वहाँ मूव करते, जिसको इन्होंने एनिमलक्यूल का नाम दिया था। अब हम दूसरे साइंटिस्ट के हवाले से बात करेंगे जिनका नाम है फ्रांसिस्को रेडी। 1626 को इनकी पैदाइश हुई थी और 1697 की इनकी डेथ हुई है। In 1668, an Italian physician named Francesco Redi conduct experiment to refute the theory of spontaneous generation or abiogenesis, living things arise from non-living things। बेसिकली उस ज़माने में एक थ्योरी पेश हुई थी जिसका नाम था स्पॉन्टेनियस जनरेशन और या एबायोजेनेसिस। इनका इस थ्योरी का मतलब ये था कि जानदार चीज़ें जो है वो बेजान से पैदा हो रही है। और ये थ्योरी किसने पेश की थी? ये एक ग्रीक फ़िलोसफी थे
फिलोसोफर थे जिनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन या एबायोजेनेसिस थ्योरी की उन्होंने पेश की थी, जिसको 1668 में जो ये इटालियन फिजिशियन थे फ्रांसिस्को रेडी, इन्होंने जो है गलत साबित कर दिया था। एरिस्टोटल का मकसद ये था, इन्होंने ये कहा था अपनी थ्योरी में कि जो ये मैगट्स है, जो ये मच्छर मक्खी है, ये किस से जो है पैदा हो रही है, जो ख़राब गोश्त है उससे जो है ना पैदा हो रही है। ईल जो है ये सी मड, समंदरी जो मिट्टी है वहाँ से जो है ईल, ये किस्म की मछली है कि वो पैदा हो रही है। और लाइज फ्रॉम द स्वेट के जो पसीना है, इससे जो है वो जुएँ जो है वो पैदा हो रही है, जो कि गलत साबित कर दिया था किसने, फ्रांसिस्को रेडी ने 1668 में। लुइस पास्चर, ये अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ की मैं बात करूँ तो 1822 की इनकी डेट ऑफ बर्थ है और ये डेथ कर गए थे 1895 को। A French chemist who proved idea of biogenesis, new life arise from the other living things. ये एक फ्रेंच केमिस्ट है जिन्होंने ये आइडिया प्रूव किया था बायोजेनेसिस का। बायोजेनेसिस का मतलब ये था कि जो नई ज़िंदगी है वो क्या कहाँ से पैदा हो रही है, एक लिविंग थिंग्स से, एक लिविंग थिंग्स से ही एक लिविंग थिंग्स जो है वो पैदा हो रहा है। ये जो आइडिया था ये किसने प्रूव किया था, लुइस पास्चर ने। एरिस्टोटल ने जो पेश किया था थ्योरी, उसका मतलब ये था, उसका मकसद ये था कि बेजान से जानदार चीज़ें बन रही है, लेकिन लुइस पास्चर ने कहा कि जानदार से ही जानदार बनेगा, जानदार बेजान से जो है जानदार चीज़ नहीं बनेगी। ठीक है। He used curved neck flask that prevent contaminated air from reaching boiled beef broth. अच्छा, इन्होंने एक फ्लास्क का इस्तेमाल किया था जो कि कर्व नेक का था, ताकि जो हवा है वो जो कंटेमिनेटेड हवा है, जो कि गंदी हवा है, वो इस फ्लास्क के अंदर ना जा सके। बेसिकली इस फ्लास्क के अंदर क्या था, बॉयल बीफ ब्रोथ, मतलब बीफ को जो है उनको बॉयल करके उसका जो पानी था उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोथ कहते हैं। ठीक है, ब्रोथ। तो इनका जो मकसद था ये फ्लास्क लेने का कि जो गंदी हवा है वो इस ब्रोथ तक ना पहुंच सके। द ब्रोथ रिमेन अनकंटेमिनेटेड इवन तो एक्सपोज टू द एयर। ठीक है, जो कि वो ब्रोथ था, जो वो शोरबा था, शोरबा जिसको हम कहते हैं, वो उस वक्त तक जो है अनकंटेमिनेटेड रहा जब तक जो है एयर के साथ उसका एक्सपोजर ना हुआ। ही डेवलप जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। जो लुइस पास्चर थे इन्होंने जो है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ भी पेश की थी। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ का मतलब ये था कि हर बीमारी के पीछे कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बीमारी काज कर रहे हैं, बीमारी खुद से नहीं आ रही। ही ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। इन्होंने जो है फर्मेंटेशन के हवाले से भी बात की थी। फर्मेंटेशन का मतलब ये है कि एक चीज़ का दूसरे चीज़ में कन्वर्ट होना, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो शुगर को क्या कर रहे हैं, अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसको जो है एसिड में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको गैस में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये दूध तो क्या है, दही बनने में हेल्प आउट कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ही आल्सो इंट्रोड्यूस द प्रोसेस ऑफ पेस्चराइजेशन। इन्होंने पेस्चराइजेशन के प्रोसेस को भी इंट्रोड्यूस करवाया था। पेस्चराइजेशन मतलब ये है कि हम कोई भी लिक्विड चीज़ को हम उस हद तक हीट अप करें कि जब उसके अंदर जितने भी बैक्टीरियाज है वो किल हो जाए। तो बॉयल करने से, मतलब एक मखसूस टेम्परेचर देने से, उस लिक्विड को बॉयल करने से जब बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाए उसके अंदर, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेस्चराइजेशन। ही डिस्कवर द वैक्सीन अगेंस्ट एंथ्रेक्स, कॉलरा एंड रेबीज़। ये एक बीमारियां हैं कि जिनके खिलाफ इन्होंने क्या किया था, वैक्सीन को जो है बनाया था, डिस्कवर किया था। ठीक, लुइस पास्चर ने। अब अगर हम बात करें रॉबर्ट कोच की, तो ये इनकी डेथ ऑफ बर्थ जो है 1843 को इनकी डेथ ऑफ बर्थ है और 1910 को जो है ये डेथ कर गए थे। ही वॉज अ जर्मन फिजिशियन, ये एक जर्मन फिजिशियन थे। फाउंड द रोड शेप बैक्टीरिया फ्रॉम शीप ब्लड हैज़ कॉजिटिव एजेंट ऑफ एंथ्रेक्स। जो एंथ्रेक्स की मैंने बात की, जो एक डिजीज़ थी जिनकी वैक्सीन लुइस पास्चर ने डिस्कवर की थी, ये बेसिकली क्या है, एंथ्रेक्स ये एक बीमारी है। ठीक है, जो कौन काज कर रहा है, एक रोड शेप बैक्टीरिया है। और ये रोड शेप बैक्टीरिया कहाँ पे पाया गया था, जो बेड़ है, बेड़। ठीक है, जो तुम गढ़ वर्ता पुख्तों की वायु, गडूरी गढ़,
तो उनके ब्लड में जो है एक रॉड शेप बैक्टीरिया जो है पाया गया था, जो क्या कर रहा है, एंथ्रेक्स डिजीज काज करवा रहा था। ठीक है, ये एंथ्रेक्स डिजीज बेसिकली जानवरों की बीमारी है और समहाउ ये इंसानों में भी पाया जाता है ये बीमारी। डिस्कवर द बैक्टीरिया डेट काज कॉलरा एंड ट्यूबरक्लोसिस। रॉबर्ट कोच जो है, इन्होंने तो एंथ्रेक्स का जो है वो जो बैक्टीरिया था वो उन्होंने जो है डिस्कवर किया था। और इसके अलावा जो है इन्होंने वो बैक्टीरिया जो कि कॉलरा और ट्यूबरक्लोसिस ये दोनों बीमारी काज करते हैं, उनके बैक्टीरिया को भी इसने डिस्कवर किया था। इंट्रोड्यूस बैक्टीरियल स्टेनिंग प्रोसीजर डेट एंड दियर आइसोलेशन इन प्योर कल्चर। अच्छा, इन्होंने एक प्रोसीजर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था जिसका नाम है बैक्टीरियल स्टेनिंग प्रोसीजर। बैक्टीरियल स्टेनिंग प्रोसीजर हमारे पास वो प्रोसीजर है कि जिसके थ्रू हम बैक्टीरिया, क्योंकि ये जो है ट्रांसपेरेंट होती है, तो हम उनको कलर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकें। अब मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज हैं, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उनको कलर प्रोवाइड करने के लिए जो प्रोसीजर हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है बैक्टीरियल स्टेनिंग प्रोसीजर, जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? रॉबर्ट कोच ने। यूज फर्स्ट टाइम एगर द एल्जल सब्सटेंस फॉर क्रिएटिंग सॉलिड मीडिया फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया के ग्रो के लिए इन्होंने एक सॉलिड मीडिया जो है वो बनाया था, जो किसके ज़रिए? एगर के ज़रिए। ये एगर बेसिकली क्या है? ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है कि जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक मीडिया बनाते हैं जहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया इजीली ग्रो कर सके। कोच पोस्टुलेट के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्होंने कहा था कि अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ऑलवेज काज अ स्पेसिफिक डिजीज। कि अगर टॉपिक ट्यूबरक्लोसिस है तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए एक स्पेसिफिक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ट्यूबरक्लोसिस काज करेगा। ठीक है, कोई और बैक्टीरिया काज नहीं करेगा। ट्यूबरक्लोसिस को काज करने के लिए एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जो इस बीमारी को काज करेगा। That specific microorganism can be isolated and grow in the pure culture. In the lab, this pure culture will cause the same disease when injected into a susceptible animal. It is possible to cover the injected microorganism from the experimental infected animals. कोच पोस्टुलेट ने ये कहा था कि जो है एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एक स्पेसिफिक बीमारी काज करती है। अब इन्होंने क्या किया कि जो एक बीमार पर्सन थे उसको जिस बैक्टीरिया ने बीमार किया था, उन्होंने उस बैक्टीरिया को लिया उस पर्सन से, उसको जो है लैब में जाके उसको ग्रो करवाया और फिर उसी बैक्टीरिया को क्या किया, एक बिल्कुल जो हेल्दी पर्सन था उसमें इंजेक्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ कि उस जो हेल्दी पर्सन था उनको भी वही बीमारी हुई जो पहले बंदे को हुई थी। लेकिन इन्होंने ये कहा कि जो ये अभी जो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो ये बंदा बीमार हुआ है तो इसको हम जल्दी रिकवर कर सकते हैं। एडवर्ड जेनर, इनके जो अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो 1749 को इनकी डेट ऑफ बर्थ है और 1823 को जो है इनकी डेथ हो गई थी। ये क्या है बेसिकली? ही वाज द पायनर ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एंड द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इनको जो है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं। और इन्होंने क्या किया था, स्मॉल पॉक्स के जो वैक्सीन है ये इन्होंने बनाई थी। एलेक्जेंडर फिल्मिंग जो है ये 1881 को इनकी डेथ ऑफ बर्थ हुई थी और 1955 को ये डेथ कर गए थे। ही वॉज वेल नो फॉर डिस्कवर ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसने बनाई थी? वो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है बनाई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे ज़रा बैक्टीरिया के हवाले से कि बैक्टीरिया क्या है। आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विदाउट अ डिफाइंड न्यूक्लियस। बैक्टीरिया क्या है? एक यूनिसेलुलर, एक सेल, सिंगल सेल जो है ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। दे वेरी इन शेप, साइज, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मोर्टेलिटी एंड रिक्वायरमेंट फॉर फिजिकल एंड केमिकल एजेंट। ये जो है अगर इसकी शेप की हम बात करें, इनके साइज़ की हम बात करें, मेटाबॉलिक एक्टिविटी की बात करें, अगर हम इनकी मोटिलिटी की बात करें, मूवमेंट की बात करें, तो सब जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। दे रिप्रोड्यूस एसेक्चुअली बाय बाइनरी फ्यूजन। ये सेक्चुअली नहीं बल्कि एक सेक्चुअली तौर पर ख़ुद को प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। ठीक है, दे अकर हैज़ कोकाई
स्पेरिकल, बेसिलाई रोड शेप, या स्पाइरल शेप, वेब्रो कोमा शेप, वेवी मतलब स्पायरोचेट्स, मतलब ये इनके जो है शेप के नाम है। कोकाई हो गया, बेसिलाई, स्पाइरलाई है, वेब्रो है, वे है, ये क्या है, सारे इनके शेप है जो आगे चल के मैं आपको डायग्राम में दिखा दूंगा कि इन शेप्स के मौजूद होते हैं आपके पास। On basis of gram staining, they are classified broad into gram positive and gram negative. अगर बैक्टीरिया की मैं बात करूं तो ग्राम स्टेनिंग के ज़रिए इनको हमने क्लासिफाई किया है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोट्स एंड यूक्रियोट्स, जो कि आगे चल के हम पढ़ेंगे कि प्रोक्रियोट्स क्या है और यूक्रियोट्स क्या होते हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले लिखा है डेफिनेशन। तो अगर प्रोक्रियोट्स की डेफिनेशन में बात करूं तो इट डज नॉट पोजेस न्यूक्लियस, कि प्रोक्रियोट सेल हमारे पास वो सेल होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। अगर यूक्रियोट सेल की मैं बात करूं तो इट पोजेस प्रॉपर न्यूक्लियस। यूक्रियोटिक सेल हमारे पास वो सेल है जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है। साइज स्मॉलर इन साइज अप टू 0.2 टू 2.0 nm इन डायमीटर। प्रोक्रियोट सेल जो है ये स्मॉल इन साइज होते हैं, साइज में ये छोटे होते हैं। जबकि अगर मैं यूक्रियोट की बात करूं तो लार्जर इन साइज अप टू 10 to 100 nm इन डायमीटर। ठीक है, प्रोक्रियोट जो है वो साइज में स्मॉल होते हैं, यूक्रियोट साइज में लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियस की तो प्रोक्रियोटिक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलिस इज एब्सेंट। प्रोक्रियोटिक सेल में ना न्यूक्लियस है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अगर यूक्रियोट की मैं बात करूं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलिस इज प्रेजेंट। इनके अंदर न्यूक्लियस भी है, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद होते हैं। यूक्रियोटिक सेल मतलब ये वेल डिफाइंड सेल होता है। ऑर्गेनेलीज मतलब और जो सब्सटेंस है सेल के अंदर, तो प्रोक्रियोट सेल दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। इनके जो है अगर मैं बाउंड्रीज की बात करूं तो इस सेल के अंदर कोई बाउंड्री नहीं होती और इनके जो ऑर्गेनेलीज है, जो सब्सटेंस है, वो सेल के अंदर यहाँ वहाँ तैर रहे होते हैं इजीली। अगर मैं यूक्रियोटिक सेल की बात करूं तो दे कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। तो हर ऑर्गेनेल का अपना जो है एक बाउंड्री है, एक मेम्ब्रेन है कि उस मेम्ब्रेन की जो है कहीं और वो जा नहीं सकता, कहीं फ्लोट नहीं कर सकता, अपनी जगह पे वो रहता है। ठीक है, ये यूक्रियोटिक सेल में बात कर रहा हूँ। राइबोसोम क्या होता है? ये बेसिकली वो सब्सटेंसेस जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, सेल्स को प्रोटीन प्रोवाइड करता है। तो अगर प्रोक्रियोटिक सेल की मैं बात करूं, राइबोसोम्स आर ऑफ स्मॉल साइज, कि ये छोटे साइज के होते हैं राइबोसोम प्रोक्रियोटिक में, और यूक्रियोटिक सेल में राइबोसोम्स आर ऑफ लार्ज साइज, बड़े साइज में होता है। क्रोमोसोम जो है वो प्रोक्रियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम है, जबकि यूक्रियोटिक सेल में ये मल्टीपल क्रोमोसोम होते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं प्रोक्रियोटिक सेल की तो वो आप उसको बैक्टीरिया ले सकते हो। ठीक है, बैक्टीरिया। और अगर यूक्रियोटिक सेल की मैं बात करूं तो एनिमल सेल, प्लांट सेल। एनिमल सेल में जो है ह्यूमन सेल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन भी आ जाते हैं। तो अगर प्रोक्रियोटिक की मैं बात करूं तो ये जो है वेल डिफाइंड सेल नहीं होता, क्योंकि इसमें हर चीज़ की लेकिंग है। जबकि यूक्रियोटिक सेल ये वेल डिफाइंड सेल होता है जिसके अंदर सब कुछ मौजूद होता है और सही तरीके से और हाई अमाउंट में मौजूद होता है। अगर अब मैं बैक्टीरिया की बात करूं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हवाले से तो कितने किस्म के होते हैं? 4 किस्म के हैं: कार्बन, ऑक्सीजन, टेम्परेचर और पीएच। ठीक है, आगे चल के हम इनको फिर जो है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल फॉर्म ऑफ कार्बन रिक्वायरमेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाई। हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है 2 कैटेगरी में कार्बन के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो वो कौन कौन से है? एक है ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक का मतलब ये है कि दे आर सेल्फ फीडर एंड यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज अ कार्बन सोर्स। ऑटोट्रोफ क्या होते हैं कि ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने खुराक खुद बना सकते हैं, और ये किससे अपना खुराक लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है।
हेट्रोट्रोपिक की अगर मैं बात करूं, दे फीड ऑन अदर एंड यूज ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन। हेट्रोट्रोपिक हमारे पास वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि खुद से खुराक हासिल नहीं कर सकते। ये क्या करते हैं, ये दूसरे होस्ट सेल पे जाके वहाँ से कार्बन सोर्स खुद के लिए लेते हैं। Energy requirement: on the basis of energy source required, microorganism are classified। अब एनर्जी रिक्वायरमेंट पे भी हमने जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है फोटोट्रोप्स, एक है कीमोट्रोप्स। अब फोटोट्रोप्स वो माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो एनर्जी सोर्स हासिल करते हैं, किससे? सनलाइट से। लेकिन अगर मैं बात करूं कीमोट्रोप्स की, तो ये क्या करते हैं कि यूज रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैज अ एनर्जी। ये रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू जो है अपनी एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं, एनर्जी सोर्स हासिल करते हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? ये एक ऐसा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या करते हैं कि एक सब्सटेंस जो है अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज करता है, जबकि दूसरा सब्सटेंस उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के थ्रू जो कीमोट्रोप्स होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर रेंज की। तो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रेंज विच दे प्रोलिफरेट हैज़। अब हमने जो है टेम्परेचर के मुताबिक हमने माइक्रोऑर्गेनिज्म को क्या किया है? क्लासिफाई किया है। सबसे पहले है साइक्रोफेलिक। साइक्रोफेलिक हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म है कि जो खुद को ग्रो कर सकते हैं, कौन से टेम्परेचर पे? 15 टू 20 डिग्री सेल्सियस पे जब वो खुद को ग्रो करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? साइक्रोफेलिक कहेंगे। मीजोफेलिक हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म है हुज ग्रो इन इज ऑप्टिमम विद 25 टू 45 डिग्री सेल्सियस, जो कि 25 से 45 डिग्री सेल्सियस पे खुद को ग्रो करे, उसको हम मीजोफेलिक कहेंगे। थर्मोफेलिक हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म है डेट ग्रो द हाई टेम्परेचर विद इन 45 टू 85 विद इन ऑप्टिमम टेम्परेचर अबव 60 डिग्री। वो ऑर्गेनिज्म जो खुद को ग्रो कर सकते हो 45 टू 85 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसको हम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट: ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म क्लासिफाई इनटू 3 पार्ट्स। हमने ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होता है एरोब्स, एक है एनएरोब, एक है फैक्चुलेटिव एनएरोब। अब क्या है? सबसे पहले एरोब की हम बात करते हैं। एन ऑर्गेनिज्म डेट कैन और मस्ट लिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जिंदा रहते हैं, उनको हम एरोब्स कहते हैं। ठीक है। एन एरोब्स वो ऑर्गेनिज्म डेट कैन लिव इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं एनएरोब के जो ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में भी खुद जो है ये जिंदा रहते हैं, लेकिन जैसे इनको ऑक्सीजन मिलेगी ये मर जाएंगे। अब हम बात करते हैं फैकल्टेटिव एनएरोब, मतलब दे कैन यूज ऑक्सीजन व्हेन इट्स अवेलेबल बट दे डू नॉट डिपेंड ऑन इट। इनका मतलब ये है जो फैकल्टेटिव एनएरोब है कि ये अगर ऑक्सीजन हुआ तो ये उसको भी यूज़ कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तब भी ये ज़िंदा रह लेंगे। ठीक है, अगर ऑक्सीजन हो या ना हो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। एसिडिक और बेस के हवाले से बात हो रही है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पीएच रिक्वायरमेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाई। अब पीएच के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स में, एसिडोफिलिक, बेजोफिलिक और न्यूट्रोफिलिक। बेसिकली हमने एक स्केल लिया हुआ है 1 to 10, तो इसमें जो 7 नंबर है ये न्यूट्रल है, मतलब ये है कि ना ये एसिडिक है ना बेस है। 7 से ऊपर जितने भी नंबर है 8, 9, 10 तो वो बेस है। 7 से नीचे की तरफ जितने भी नंबर है 6, 5, 4 तो ये एसिडिक है। तो इन्होंने कहा है कि एसिडोफिलिक वो ऑर्गेनिज्म है दे ग्रो एट पीएच वैल्यू बिलो 4 विथ सम बैक्टीरिया स्टिल एक्टिव एट pH 1, कि अगर pH 1 हो या बिलो 4 हो, 4 से कम हो, अगर एसिडिक इन्वायरमेंट हो, तो ऐसे इन्वायरमेंट में जब बैक्टीरिया खुद को ग्रो करते हैं या एक्टिव रहते हैं, इसको हम एसिडोफिलिक कहते हैं। मतलब वो बैक्टीरिया जो एसिडिक इन्वायरमेंट में एक्टिव रहते हैं उनको हम एसिडोफिलिक कहेंगे। Basophilic, they prefer pH value of 10 to 9 to 10 and most cannot grow in solution with pH at or below neutral. बेजोफिलिक हमारे पास वो माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो
जब pH 9 to 10 हो, मतलब बेस हो, इन्वायरमेंट हो, तो उसमें ये खुद को ग्रो करते हैं, उसमें एक्टिव रहते हैं। लेकिन जैसे ही pH जो है वो न्यूट्रल से कम होगा, एसिडिक की तरफ जाएगा, तो वो मर जाएंगे। न्यूट्रोफिलिक मतलब ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दे ग्रो एट न्यूट्रल pH, मतलब pH अगर 7 होगा, न्यूट्रल होगा, तो ही जो है ये उस इन्वायरमेंट में एक्टिव रहेंगे। अगर ज़रा से भी एसिडिक या बेस की तरफ जाएगा इन्वायरमेंट, तो ये मर जाएंगे। अब अगर हम शेप की बात करें बैक्टीरिया की, तो मैंने कहा कोकस जो है स्पेरिकल शेप है, बैसिलस रोड शेप है, और स्पाइरलम जो है ये स्पाइरल शेप है। ठीक है, ये 3-4 किस्म के, इससे भी मुख्तलिफ किस्म के जो है बैक्टीरियाज आपको मिल जाएंगे। ये उनके शेप है। कोकस आप देख लो, डिप्लोकोकाई आप देख लो, इस तरह स्ट्रेप्टोकोकाई आप देख लो। ठीक है, इसके अलावा कोकोबैसिलस है, बैसिलस है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के शेप के जो है बैक्टीरियाज आपको मिल जाएंगे। वेब्रो आप देख लें, स्पाइरलम देख लें, और स्पायरोचेट्स की, ये जो है आपको मुख्तलिफ़ किस्म के शेप के आपको बैक्टीरियाज मिल जाएंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैं अगली वीडियो में अपलोड करूँगा।